हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने स्मार्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम जीव विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लाए हैं जो आपकी तैयारी में चार चांद लगाने वाले हैं। दोस्तों, आप इन प्रश्नों को बहुत ही अच्छे तरीके से देखेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे। चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि आने वाले सभी प्रश्न उत्तर और सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों, इस वीडियो को आपके दोस्तों के साथ शेयर कर दो और कमेंट करके बता देना कि वीडियो कैसा लगा। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, देखिए। निम्न में से क्लोरोफिल किस में नहीं पाया जाता है? दोस्तों, क्या क्लोरोफिल किस में नहीं पाया जाता है? पहला ऑप्शन ब्रायोफाइटा, दूसरा ऑप्शन कवक, तीसरा शैवाल और चौथा आपका टेरिडोफाइटा। देखिए दोस्तों, सीधा सा है कि क्लोरोफिल है, इसका काम होता है प्रकाश संश्लेषण करना। क्या दोस्तों? प्रकाश संश्लेषण करना। तो सीधा सा है, जिसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता होगा उनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा। तो दोस्तों, ब्रायोफाइटा अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण से बनाते हैं, शैवाल भी अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण से बनाते हैं और टेरिडोफाइटा भी प्रकाश संश्लेषण से बनाते हैं। इसका मतलब इनमें क्लोरोफिल पाया जाएगा। लेकिन दोस्तों, ये शैवाल है, शैवाल में क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, क्या? शैवाल। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माइकोराइजा जो सहजीविता दर्शाता है। देखिए दोस्तों, माइकोराइजा किसकी सहजीविता दर्शाता है? तो दोस्तों, माइकोराइजा पहला ऑप्शन है कवक और शैवाल, सॉरी कवक और लाइकेन, दूसरा कवक और शैवाल, तीसरा शैवाल और उच्च पादप, और कवक और उच्च पादप। तो बताइए दोस्तों, ये जो माइकोराइजा है ये किसकी सजीविता दर्शाता है? तो दोस्तों, ये जो माइकोराइजा है ये कवक और उच्च पादप की सजीविता दर्शाता है। तो इसका सही ऑप्शन है डी। इसमें क्या होता है? कवक, क्या दोस्तों? कवक और उच्च पादप। उच्च पादप जैसे अपन बात करते हैं साइकस, क्या दोस्तों? साइकस या फिर पाइनस। तो दोस्तों, क्या ये जो कवक है ये साइकस या पाइनस के साथ सजीविता दर्शाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? माइकोराइजा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा क्या कह रहा है? निम्न में से नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत नहीं है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग सीधा देखते हैं, क्या निम्न में से नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत है? और हम पहला ऑप्शन देखेंगे, आगे वाले देखेंगे नहीं। क्या देखेंगे? सौर ऊर्जा। तो हम सीधा सीधा ऑप्शन सही कर देंगे, पहला ही। लेकिन दोस्तों, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। निम्न में से नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत नहीं है, तो नहीं है इसकी बात कर रहा है। तो बताइए दोस्तों, पहला ऑप्शन सौर ऊर्जा, दूसरा ऑप्शन पवन ऊर्जा, तीसरा ऑप्शन प्राकृतिक गैस और चौथा ऑप्शन सागर की ज्वारीय ऊर्जा। बताइए दोस्तों। तो दोस्तों, नवीनीकरण यानी कि जिसको हम भविष्य में वापस बनाकर यूज कर सकते हैं, है ना? तो नहीं है, तो देखिए बताइए दोस्तों, सौर ऊर्जा है। तो सौर ऊर्जा है जब तक सूर्य रहेगा, जब तक सूर्य रहेगा तब तक सौर ऊर्जा रहेगी, और सूर्य नहीं रहेगा तो पृथ्वी भी नहीं रहेगी। तो सौर ऊर्जा नवीनीकरण है। पवन ऊर्जा, देखिए दोस्तों, पवन यानी कि हवा से जो ऊर्जा बनेगी वो तो जब तक हवा रहेगी तब तक बनती रहेगी। लेकिन जो प्राकृतिक गैस है दोस्तों, प्राकृतिक गैस जब तक प्रकृति के अंदर गैस पड़ी है वो है, उसके बाद उसका पूरा यूज करने के बाद वो हो जाएगी खत्म। क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों, ये
प्राकृतिक गैस है, ये नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत नहीं है। अब बात करें सागर की ज्वारीय ऊर्जा, तो दोस्तों सागर की ज्वारीय ऊर्जा ये भी नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी, प्राकृतिक गैस है जो नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत नहीं है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अलैंगिक जनन से संबंधित नहीं है। क्या दोस्तों, अलैंगिक जनन से संबंधित नहीं है, फिर से यहाँ पे आया है नहीं है। तो देखिए क्या है, मुकुलन है या नहीं है, युग्मक संलयन या फिर बीजाणु या फिर विखंडन, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। कमेंट सेक्शन में बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो दोस्तों पहला बात करते हैं मुकुलन की। तो दोस्तों मुकुलन है ना, ये अलैंगिक जनन से ही संबंधित है। किससे? अलैंगिक जनन से ही संबंधित है। आप दोस्तों जानते हैं ये जो मुकुलन है ये हाइड्रा, किसमें दोस्तों, हाइड्रा या फिर ईस्ट, इनमें ये मुकुलन द्वारा जनन होता है। बात करें युग्मक संलयन की, दोस्तों युग्मक संलयन होता है, जो युग्मक संलयन होता है वो हमेशा किसमें होता है, लैंगिक जनन में। किसमें दोस्तों? लैंगिक जनन में। समझ रहे हैं ना बात? जो युग्मक संलयन होता है वो लैंगिक जनन में होता है। बीजाणु दोस्तों, बीजाणु, ये बीजाणु भी अलैंगिक जनन का ही पार्ट है, और विखंडन ये भी अलैंगिक जनन का ही पार्ट है। दोस्तों आप जानते हैं बीजाणु एल्गी में होता है, बीजाणु किसमें, एल्गी फंजाई में कुछ में होता है। विखंडन दोस्तों अमीबा जैसे प्राणियों में होता है। तो अलैंगिक जनन से ये मुकुलन भी है, अलैंगिक जनन से संबंधित है, बीजाणु भी है और विखंडन भी है। तो नहीं कौन है? तो दोस्तों नहीं आपका कौन है, युग्मक संलयन। ये युग्मक संलयन लैंगिक जनन से संबंधित है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली किसने दी? दोस्तों क्या 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली किसने दी? पहला ऑप्शन आर.एस. व्हिटेकर, कॉपलैंड, हैकल और अरस्तु। बताइए दोस्तों किसने दी 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली? तो दोस्तों बात करते हैं 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली की, तो ये दी थी आपकी आर.एस. व्हिटेकर ने। किसने? आर.एस. व्हिटेकर ने 1969। कब दोस्तों? 1969 में आर.एस. व्हिटेकर ने क्या दी? 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली दी। ठीक है ना? तो दोस्तों बात करते हैं, हम एक एक करके इन सब की बात करते हैं कि किस किसने क्या क्या दिया। चलिए दोस्तों पहला देखिए, पहले बात करते हैं, सबसे पहले जो वर्गीकरण किया, जो भी जीवों का वर्गीकरण किया वो किया था अरस्तु ने। किसने दोस्तों? अरस्तु ने। अरस्तु ने जीवों का वर्गीकरण 2 पार्ट में किया। इन्होंने 2 भाग बनाए, इन्होंने 2 भाग बनाया, एक तो पादप और एक जंतु। तो जो द्विजगत प्रणाली थी ये अरस्तु ने दी। किसने दी दोस्तों? अरस्तु ने दी। बात करते हैं दोस्तों किसकी, ये जो हैकल था, कौन दोस्तों? ये जो हैकल था इसने 3 जगत प्रणाली दी। कैसी? 3 जगत प्रणाली। 3 जगत प्रणाली के अंदर इसने क्या किया, इस अरस्तु का जो पादप और जंतु था उसके साथ इन्होंने प्रोटिस्टा भी ऐड किया। क्या ऐड किया? प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा भी इन्होंने ऐड किया। तो प्रोटिस्टा भी इन्होंने ऐड किया था। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों कॉपलैंड की। किसकी दोस्तों? कॉपलैंड ने 4 जगत प्रणाली दी। कॉपलैंड ने 4 जगत प्रणाली दी, और इसने ये 4 कौन से? 3 तो इसके हैकल के थे ही। कौन सा? पादप, जंतु, प्रोटिस्टा, और इसने क्या जोड़ा? फंजाई जोड़ा। क्या दोस्तों? फंजाई। फिर दोस्तों आर.एच. व्हिटेकर ने क्या किया? एक और बढ़ाया और 5 जगत प्रणाली दी। कैसी दोस्तों? 5 जगत प्रणाली। तो 5 जगत प्रणाली में कौन कौन रहे? एक तो ये पादप रहे, दूसरा ये जंतु रहे, तीसरी ये फंजाई रही, चौथा ये प्रोटिस्टा रहा, और पांचवा इन्होंने एक और दिया। वो दोस्तों क्या था आप जानते हैं? वो दोस्तों था मोनेरा। क्या दोस्तों? एक मोनेरा।
तो इस तरह से ये हो गया टोटल 5। इन्होंने मोनेरा दिया। क्या दोस्तों? मोनेरा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। दूध का दही में परिवर्तन किस जीवाणु के कारण होता है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में डायरेक्ट पुटअप होते हैं। इसमें आपको याद रखने वाली बात है कि जो दूध है, दूध दही में परिवर्तित किस जीवाणु के कारण होता है? तो इसका पहला ऑप्शन एसिटोबैक्टर, स्ट्रेप्टोमाइसिन, लैक्टोबैसिलस या राइजोबियम। बताइए दोस्तों, दूध है वो दही में परिवर्तित किस जीवाणु के कारण होता है? तो दोस्तों इसमें इसका सही ऑप्शन है लैक्टोबैसिलस। क्या दोस्तों? लैक्टोबैसिलस। दोस्तों दूध के अंदर पाई जाती है लैक्टोज शर्करा। क्या दोस्तों? दूध में क्या होती है? लैक्टोज शर्करा। क्या दोस्तों? लैक्टोज शर्करा। ये जो लैक्टोबैसिलस जीवाणु है, ये क्या करता है? इस लैक्टोज शर्करा का किण्वन करता है और किण्वन करके किसका निर्माण करता है? लैक्टिक एसिड यानी कि लैक्टिक अम्ल का निर्माण करता है। तो इससे हमारा दूध दही में परिवर्तित हो जाता है। दोस्तों दूध का दही में परिवर्तित होना एक भौतिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया दोस्तों? भौतिक प्रक्रिया है। ठीक बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्या बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है। बताइए दोस्तों, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी किसे कहा गया है? पहला ऑप्शन वायरस, दूसरा ऑप्शन पेरिपेटस, तीसरा युगलिना या न्यूपिलिना। बताइए दोस्तों क्या सही होगा? तो दोस्तों इसका ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और इस तरह के भी क्वेश्चन एग्जाम में पुटअप हो जाते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है वायरस। क्या दोस्तों? वायरस। दोस्तों ये जो वायरस होता है, ये क्या करता है? जब किसी सजीव के अंदर होता है, किसमें? सजीव के अंदर होता है, जब सजीव के अंदर परजीवी के रूप में रहता, तो ये एक सजीव की तरह व्यवहार करता है। कैसा व्यवहार करेगा? सजीव की तरह। लेकिन जब ये सजीव से बाहर या किसी निर्जीव जगह पर, निर्जीव वस्तु पर रहेगा, तो दोस्तों ये जो वायरस है, ये निर्जीव की तरह व्यवहार करेगा। तो दोस्तों कभी ये सजीव रहता है, कभी ये निर्जीव रहता है। तो इसको हम क्या कह देते हैं? सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी कह देते हैं। दोस्तों ये जो वायरस है, ये इसमें कोई कोशिका अंग भी नहीं पाया जाता। क्या दोस्तों? इस वायरस में कोई भी कोशिका अंग भी नहीं पाया जाता। कोशिका अंग होते ही नहीं है। समझ रहे हैं ना? इसलिए ये कोशिका सिद्धांत की पालना भी नहीं करता। कोशिका अंग नहीं पाए जाते। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेबीज रोग किस वायरस के कारण होता है? बताइए दोस्तों रेबीज रोग किस वायरस के कारण होता है? पहला ऑप्शन है वेरियोला वायरस, दूसरा ये येनिगोकोकल वायरस, मम्पस वायरस या रेब्डो वायरस। बताइए दोस्तों ये जो रेबीज रोग है, ये किस वायरस के कारण होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है रेब्डो वायरस। क्या दोस्तों? रेब्डो वायरस। ये जो रेब्डो वायरस है, ये किसी भी जानवर के काटने से होता है। जानवर के काटने से रेबीज रोग होता है। जैसे सामान्यतः जैसे हम देखते हैं, जब हमें कुत्ता काटता है तो रेबीज रोग होता है। तो रेबीज रोग होता है तो कुत्ते में होता है रेब्डो वायरस, वो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है और जिससे रेबीज रोग हो जाता है। दोस्तों इस रेबीज रोग को हम जल भित्ति रोग भी कहते हैं। क्या दोस्तों? जल भित्ति रोग, जल भित्ति रोग भी कहते हैं। दोस्तों इसका टीका था, उसकी खोज करने वाला कौन था बताते? टीका था, इस रेबीज का जो टीका लगता है उसकी खोज किसने की थी?
तो दोस्तों इसकी खोज की थी लुई पाश्चर ने। किसने? लुई पाश्चर। बात समझ आई? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण नहीं है। दोस्तों आजकल क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछे जाते कि निम्न में से प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण है, ऐसे नहीं, वो देते नहीं है। देखिए मेरे ये सारे क्वेश्चन में सीधा पूछा कि नहीं है, ये वैसा नहीं है। नहीं है क्यों इस तरह के क्वेश्चन इसलिए पूछे जाते हैं क्योंकि जो भी कैंडिडेट होता है वो क्या करता है, पहला सीधा पढ़ता है निम्न में से प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण है, उसको नहीं तो दिखता ही नहीं है, तो वो सीधा पढ़ेगा और फिर सीधा पहला ही ऑप्शन करेक्ट कर देगा और जिससे उसका क्वेश्चन हो जाएगा गलत। इसलिए दोस्तों पूरे क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना, उसके बाद उसकी चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना, उसके बाद आंसर देना चाहिए। तो पहला इसका ऑप्शन है नीलहरित शैवाल, साइनोबैक्टीरिया, कवक या फिर माइकोप्लाज्मा। बताइए दोस्तों क्या कह रहा है, प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण नहीं है। तो दोस्तों ये जो नीलहरित शैवाल है ये प्रोकैरियोटिक कोशिका का ही उदाहरण है। साइनोबैक्टीरिया इसमें भी प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है और माइकोप्लाज्मा में भी प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। लेकिन दोस्तों ये जो कवक है, कवक के अंदर क्या प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है? नहीं, इसमें यूकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती है। क्या दोस्तों? यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक है ना, तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी, कवक। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है दांत का, ये एनिमल नहीं इनेमल। क्या दोस्तों? इनेमल किससे बना होता है? बताइए। पहला ऑप्शन कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्ब सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट। बताइए दोस्तों जो दांत का इनेमल होता है वो किससे बना होता है? बताइए, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। तो दोस्तों जो दांत है उनका एनिमल होता है वो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। किसका? कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। दोस्तों ये जो दांत होते हैं, दांत की तीन परतें, दांत तीन परतों में विभक्त होता है और इसकी सबसे ऊपरी परत होती है वो सबसे कठोर होती है। सबसे ऊपरी परत सबसे कठोर होती है। ठीक है, उसके बाद डेंटाइन है ना, फिर पल्प, पल्प में क्या होता है, सिर्फ रक्तवाहिनियां ही होती है ना। और जो डेंटाइन है वो हड्डी से बना होता है, उसके बाद दांत की जड़ें होती है। इस तरह से ये दांत हमारे मुंह के अंदर सेट होते हैं। ठीक है दोस्तों, आज हमारे 10 क्वेश्चंस पूरे हुए और कल हम फिर एक नए वीडियो के साथ आपसे मिलेंगे। दोस्तों जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। थैंक यू सो मच।